बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों गोप एकेडमी पर। जून 2025 के सवालों का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के। लगभग अंतिम कड़ी में पहुंचे हैं, 2-3 वीडियो और है, 100 तक पहुंच जाएंगे। आज का सवाल ये है कि निम्नलिखित परमार शासकों को उनके शासन काल के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। दोस्तों ऐसे सवालों के लिए बहुत परेशान होना नहीं है। जितने भी शासक जो वंश होते हैं उनके पहले और अगर अंतिम शासकों को भी अगर याद करेंगे तो भी 70-80% जो क्वेश्चन होंगे वो लग जाएंगे। जैसे इसको देखते हैं, हम देख पा रहे हैं कि परमार वंश के प्रमुख शासकों का कालक्रम इस तरीके से है कि जो परमार वंश के संस्थापक थे उनका नाम क्या था, उपेंद्र या कृष्णराज। उसके बाद सी सेकंड आते हैं जिनको हर्ष भी कहा जाता है, वाकपति मुंज भी है, सिंधुराज, राजा भोज काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उदयादित्य और महलक देव क्या थे, अंतिम शासक थे और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति था उन्होंने इसको हरा के पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, अपने आप में मिला लिया था, यानी सल्तनत में मिल गया था। तो अब बात करते हैं आगे कि इसमें देखो पहला क्या है, सियक हर्ष, सिंधुराज, कृष्णराज, वाकपति मुंज और भोज। अगर हमको सिर्फ ये याद है कि संस्थापक कौन था, अभी देखा हमने कृष्णराज या उपेंद्र हैं, तो सी सिर्फ पहले में आ रहा है, पहले में सी आ रहा है तो सी सिर्फ थर्ड में आ रहा है, तो अपने आप बाकी सारी चीजें सही हो जाएंगी क्योंकि हार्ड जो सवाल ऐसे होते हैं ऐसे ही दिया जाता है। ठीक है, बाकी तो आप इधर देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कृष्णराज हो जाएंगे, फिर सी एक हर्ष हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा वाकपति मुंज, फिर बी हो जाएगा सिंधुराज और फिर ई हो जाएगा भोज। तो इस तरीके से हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है, लेकिन ऐसे ही सभी वंशों में हमको ध्यान देना है। दूसरा सवाल आज का काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही उसी की ये स्लाइड उसी का बड़ा रूप है। काफी इंपॉर्टेंट इस बारे में है क्योंकि वेबल योजना और शिखर शिमला सम्मेलन कई बार हमको लगता है कि अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से ही जुड़ी हुई हैं। एक जो असफल होती है तो सब बेकार हो जाता है। तो यहाँ दिया है कि वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग इस पे डिस्कशन करें, उससे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में है क्या। देखो बात ये चल रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, ठीक है। भारत में अंतरिम सरकार गठित करने की बात हुई थी कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होगा उसके बाद भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो उसके तहत ही संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया और 14 जून 1945 में उस टाइम के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल ने ये प्रस्तुत किया, एक योजना प्रस्तुत की, उसी को वेवेल योजना कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बात करें, क्योंकि उस समय लॉर्ड वेवेल ही वायसराय थे। उन्होंने इसको क्यों प्रस्तुत किया था, तो वेवेल ने भारतीयों के लिए यानी भारतीय नेताओं के सामने एक ब्लूप्रिंट रखा, एक खाका बना के रखा कि भाई युद्ध समाप्ति के बाद भारत की सरकार इस तरीके से बनेगी या इस तरीके से दिखेगी, उनका कहना ये था। अब ये खाका तो बना लिए, ब्लूप्रिंट बना लिए। अब जब बना लिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भारत में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उस सबको बुलाओ और एक जगह बैठ के बात किया जाए। तो वो जगह वो सब डिसाइड करते हैं शिमला में, उसी को शिमला समझौता कहते हैं, जिसमें भारत के सभी दलों के नेता लगभग, मतलब जो मेन मेन बुलाए गए थे, जैसे कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, सिख नेता हो गए, इस तमाम नेताओं को बुलाया गया था कि भाई बात करते हैं, अगर ये योजना ठीक लगती है आपको तो इस पे कार्य आगे बढ़ाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम जिन्ना में हो जाती है कि जिन्ना मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। किस बात के लिए नहीं तैयार थे, अभी बात करते हैं। तो ये योजना में क्या क्या था पहले ये देख लें। ये था दोस्तों कि पहली बात ये थी कि कार्यकारी परिषद, यानी जो वेवेल योजना थी, भारत में सरकार गठन की बात कर रही थी कि सरकार कैसी होगी। तो अब धीरे धीरे वो भारतीयों को सरकार देना चाहते थे, सुपुर्द करना चाह रहे थे। तो वायसराय जो होगा और जो सेनापति होगा, वायसराय और सेनापति को छोड़कर
जो भी सदस्य होंगे वो सभी भारतीय होंगे, ऐसा वेवेल का मानना था, कहना था। दूसरी बात ये थी कि जो हिंदू मुसलमान हैं, उस टाइम भी हिंदू मुसलमान बहुत होता था, तो उन्होंने समानता, कहें समान रहेंगे सब लोग, जितने मुसलमान उतने हिंदू। तो परिषद में जो परिषद बनानी थी, इसमें सवर्ण हिंदू और मुसलमानों की संख्या को बराबर रखा गया। ठीक है, और इसी बिंदु पर विवाद हो जाता है, क्यों बराबर रखा गया, तो जिन्ना इस पे चिढ़ जाएंगे, अभी बात करते हैं उस पे। और तीसरी बात यह है कि जो विदेश विभाग अभी ब्रिटिशर्स देख रहे थे, अब विदेश विभाग का भार वायसराय की बजाय भारतीय सदस्य को सौंपा जाएगा। इस तरीके से थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा ये होगा कि ये तब तक व्यवस्था चलेगी जब तक आप नया संविधान नहीं बना लेते हैं, तब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी। संविधान जैसे बनेगा तो ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी और सेनापति और वायसराय भी जो हैं वो भी हट जाएंगे, पूर्ण रूप से सभी भारतीय हो जाएंगे, अपना काम करेंगे आराम से। इसी पे बात चल रही थी, गतिरोध काफी था। तो 25 जून को बुलाई जाती है बैठक और 14 जुलाई तक बातचीत होती है। तो बात क्या हो रही थी कि भाई इस योजना पर जो सरदरी सम्मेलन था, उसमें जिनको जिनको बुलाया गया था उस पे यही बात हो रही थी कि आगे कैसे चला जाए। तो दो मुख्य कारण इसमें फंस गए। पहला एक ये था कि मुस्लिम लीग की जिद हो गई। जिद क्या थी, अभी हमने जो बात की कि मुस्लिम और हिंदू बराबर होंगे, तो जिन्ना का कहना था कि जो कार्यकारी परिषद होगी और उसमें जितने भी मुस्लिम शामिल होंगे, यानी 5 मुस्लिम शामिल होने वाले थे, जितने 5 मुस्लिम शामिल होंगे वो सभी के सभी को हम केवल मुस्लिम लीग ही अपॉइंट करेगी, यानी सभी लोग मुस्लिम लीग की तरफ से जाएंगे, कोई अन्य सदस्य नहीं जाएगा किसी और की तरफ से। क्योंकि जिन्ना का मानना था, तर्क ये दिया उन्होंने कि भारतीय मुसलमानों को जो प्रतिनिधित्व करती है वो सिर्फ मुस्लिम लीग है, कांग्रेस नहीं है। लेकिन वहीं कांग्रेस चाहती थी कि हम तो भाई सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, तो वह जिन्ना की इस मांग को कैसे स्वीकार कर सकती थी। तो इस पे बात फंस गई, क्योंकि कांग्रेस अपने कोटे से भी तो मुसलमानों को भेजना चाह रही थी। और उस टाइम 1945 में तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष थे और उनको ही कांग्रेस भेजना चाह रही थी अपनी तरफ से। ठीक है, तो इस पे गतिरोध हो गया और ना ही जिन्ना मानी ना ही कांग्रेस मानी, और लास्ट में क्या हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। ये जो शिमला सम्मेलन था वो भी खत्म हो गया, नहीं माना गया, यानी असफल का हो गया। तो वेवेल योजना ऑलरेडी असफल हो ही जाएगी, क्योंकि दोनों जुड़ी हुई हैं। और इसमें ये बात करेंगे तो इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि कई बार ये सवाल आया है कि गांधी जी ने भाग लिया था कि नहीं लिया था, या ऐसा 4 ऑप्शन में दे देता है कि कौन-कौन थे या कौन-कौन नहीं थे। उस टाइम अगर देखेंगे तो अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे, और मुस्लिम लीग, नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, ये सबको बुलाया गया था। अब समझ में आ गया, ठीक है? इसमें सारी चीजें लिख दी गई हैं, ज्यादा तो नहीं है। ठीक, अब सवालों पे चलते हैं, अब आसानी से समझ में आ जाएगा। बेवेल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में समझौता बार बार निकल रहा है, सत्य कौन सा है? पहला ये है कि वेवेल योजना ने लेबर पार्टी सहित ब्रिटिश राजनीतिक दलों का एक मत समर्थन प्राप्त था। तो दोस्तों, जब ये इंग्लैंड से ही आ रही है सारी चीजें, तो वहां गतिरोध कुछ भी नहीं था, तो सभी लोगों का समर्थन प्राप्त था, तो ये ठीक था। सम्मेलन में सिखों का प्रतिनिधित्व मास्टर तारा सिंह कर रहे थे, ये बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों, ये तारा सिंह कर रहे थे सिखों का प्रतिनिधित्व उसमें, तो ठीक है। मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के लिए नामों की सूची प्रस्तुत करने से मना कर दिया। हाँ, बिल्कुल मना किस लिए कर दिया था कि अभी हम लोगों ने बात की कि भाई जितने भी मुसलमान होंगे वो हम देंगे, यानी हम मनोनीत करेंगे, इसलिए मना कर दिया, नहीं हम लिस्ट नहीं देंगे। तो इस तरीके से सी भी सही हो जाता है। वेबल ने कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी के एक एक सदस्य और अन्य सदस्य मुस्लिम लीग से चयनित करने का प्रस्ताव दिया था। तो ये बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि सारा चीज लीग ही चाहती थी। और वहीं कांग्रेस सम्मेलन असफल हो गया, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में बराबर संख्या में मुस्लिम सदस्य चाहते नहीं थे बराबर बराबर, इसलिए तो ठीक है, इसलिए असफल नहीं हुआ था। असफल इसलिए हुआ था क्योंकि नहीं चाहते थे, ये गड़बड़ हो गया। तो ए, बी और सी हमारा आंसर सही हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था ना।
अगले सवाल पे चलते हैं। ये योजना हो गई। 88 रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को आपको देखना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, 3 व्यवस्थाएं थी। कौन कौन सी, एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको देखते हैं। ये थी अस्थाई बंदोबस्त, और दूसरी कौन थी, रैयतवाड़ी, और तीसरी थी महालवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त कब चालू हुआ, 1793 में। रैयतवाड़ी 1820 में। महालवाड़ी 1822 में। ठीक है। किसने चालू किया, कॉर्नवालिस ने। किसको, अस्थाई बंदोबस्त को। रैयतवाड़ी को किसने चालू किया, थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। और वहीं महालवाड़ी को हॉल्ट मैकेंजी। ये ठीक है। अब ये बंगाल में, बिहार में, ओडिशा में और उत्तरी कर्नाटक में कौन, अस्थाई बंदोबस्त। जबकि रैयतवाड़ी कहाँ, मद्रास में, बॉम्बे में और असम में रैयतवाड़ी चली। महालवाड़ी कहाँ, उत्तर पश्चिम प्रांत में, पंजाब में और मध्य प्रांत में। ये 3 चीज हो गई। एक लास्ट और की, ये कितने परसेंट पे थी, 19% क्षेत्रफल पे थी। सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी 51% क्षेत्रफल पर थी और महालवाड़ी 30% क्षेत्रफल पर थी। सारी चीजें जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 51 रैयतवाड़ी। अब इस पे चलते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो बंदोबस्त थी, वो मद्रास में 30 वर्षीय बंदोबस्त के साथ सुधरी हुई प्रणाली का सूत्रपात करती है। तो क्या ये सही है, सॉरी सही नहीं पूछा, इसमें कब से कब तक है ये पूछा है। तो टॉर्चर कमीशन की जो रिपोर्ट आती है दोस्तों, ये अलग फैक्ट है और इसको आपको अलग से याद रखना होगा। डिटेल में पढ़ने के बाद ही ये समझ में आता है क्या है। हालांकि जब शुरुआत हुई थी, बड़ा महल में रैयतवाड़ी का प्रयोग हुआ था, तो कैप्टन रीड और मुनरो ने ये प्रयोग किया था। तो ये कब किया था, तो ये सबसे पहले आप जान सकते हैं कि 1792 में उन्होंने प्रयोग किया था, और मद्रास के बारह महल में। बारह महल कहाँ है, मद्रास में है, तो वहीं पे शुरुआत किया था। ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी, तो ये बॉम्बे में 1818 से 1820 के बीच में एल्फिंस्टन का समय था, उस टाइम बंगाल में लागू किया गया था। मद्रास उत्पीड़न उत्पीड़न आयोग प्रतिवेदन कब देता है, तो 1854 में और 1855 में। 1854-55 में लगान वसूली के लिए, किसानों पर होने वाले अत्याचारों की जांच के लिए किया गया था। ये मद्रास उत्पीड़न आयोग का प्रतिवेदन जो मिला था उसको। आर के प्रिंगले द्वारा किया गया भूमि सर्वेक्षण कब था, तो ये 24 से 1828 के बीच में बॉम्बे में प्रिंगले ने एक जटिल सर्वेक्षण किया जो बाद में विफल हो गया था, फेल हो गया था। पहला ये है कि मद्रास में 30 वर्षीय बंदोबस्त के साथ सुधरी हुई प्रणाली का सूत्रपात कब हुआ था, तो ये शुरुआत हुई थी 1858 से 1864 के आसपास। ठीक है। तो ये हुआ था मेनली टॉर्चर कमीशन की रिपोर्ट के बाद, ये हुआ था। तो अब इसको अगर लगाएंगे तो पहले क्या, देखो इतना टफ इसको सवाल माना जाता है, बनाया जाता है ऐसे ही कि बी सेम है। अब आपको सीसी भी सेम है, तो एकदम कंफर्म दे दिया। अब बताइए आगे। तो इस तरीके से इसको एकदम बिल्कुल हार्ड सवालों में ये गिना जाता है। इसके बाद आता है ई दोस्तों, और फिर डी और फिर ए आ जाता है। तो आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा। इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा। ये सबसे हार्डेस्ट सवाल होता है अगर इस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन में भी आपको हार्ड बना दिया। जैसे कि हम लोग पहले वाला पढ़े थे तो बिल्कुल सिंपल था ना, एक ही पकड़ने के बाद आ जाता था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट
1878 के बारे में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो आपको बताना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। थोड़ा सा हम लोग इस पे बात कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो दोस्तों आया था, वो तो आया था आपको 1878, ये दिया ही गया है। तो इसको मुंह बंद करने वाला भी कानून बोले जाते हैं, यानी गैगिंग एक्ट भी बोला जाता है, गैगिंग एक्ट। इसका उद्देश्य था कि जो भारतीय भाषाएं हैं और उसमें भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र निकलते हैं और जो ब्रिटिशर्स की आलोचना करते हैं, उनको रोकना था भाई। और इसमें एक दिलचस्प बात यह आती है कि एक अमृत बाजार पत्रिका थी, अमित अमृत बाजार पत्रिका थी, वो सोची कि बंद हो जाएंगे, इसलिए बांग्ला में वो लिखते थे। लेकिन जैसे ही ये ऐलान हुआ कि अब बंद हो जाएगी भारतीय भाषा, तुरंत रातों रात उन्होंने अपनी भाषा को अंग्रेजी में चेंज कर लिया। तो ये अमृत बाजार पत्रिका थी जो बंगाली से अंग्रेजी में आ गई थी। ये काफी मजेदार बात है। और लेकिन तात्कालिक कारण की बात करें तो लिटन जो नीतियों के खिलाफ, यानी देखो भीषण अकाल भी पड़ जाता है उस टाइम 1876-78 में। और द्वितीय सेकंड अफगान युद्ध भी होता है, अफगान युद्ध भी होता है। तो इससे भारतीय प्रेस में काफी गुस्सा था, तो सब लोग कुछ ना कुछ बोल ही रहे थे और उनको मौका मिल जाता है, इसलिए ये एक्ट आता है। तो प्रावधान की बात अगर करें तो इसमें मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्ति दी गई कि वो एक बॉन्ड भरवाएगा, जमानत राशि भरवाई जाएगी कि सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखोगे। दूसरा ये कि अगर फिर भी लिखते हो तो जब्ती हो जाएगी, यानी अखबार के नियम अगर तोड़े तो सरकार प्रेस और आपकी मशीनें जब्त कर सकती है। तीसरा ये कि नो अपील, अपील नहीं कर सकते कि भाई अदालत में जाके कहोगे कि यार मेरी मशीन ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेस गया, मशीन गई, कोई मतलब नहीं, आप अपील नहीं कर सकते। तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ दोस्तों कि जबरदस्त विरोध चलता रहा, लेकिन ये खत्म होता है 1882 में, जब लॉर्ड रिपन आते हैं। रिपन ने इसको रिपील कर दिया, रद्द कर दिया था। ठीक है, यहां तक चलता है 78 से 82 तक। तब तक काफी नुकसान हो चुका था जिनका होना था। अब रिपन की बात करें थोड़ा सा, तो इनको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है 1882 ईस्वी में, क्योंकि उन्होंने नगर पालिका और जिला बोर्डों की स्थापना की थी ताकि भारतीयों की भागीदारी बढ़ सके। और इसी के दौरान अगर देखा जाए तो वही जो किया था उन्होंने, उसके बाद आज की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो, उसकी नींव यही मानी जा सकती है कि नगर पालिका और जिला बोर्डों की जो स्थापना हुई थी 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा, वो पंचायती राज व्यवस्था की नींव थी जो आज भी हमारे यहाँ चल रही है। इल्बर्ट बिल, हाँ, रिपन का जो टाइम काल है दोस्तों, समय काल है जो 880 से 884 के बीच में रहते हैं, जिसमें स्थानीय स्वशासन हो गया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया 1882 में। और क्या है, 1883 में एल्बर्ट विवाद जो आता है वो होता है इनके काल में। एल्बर्ट विवाद ये था कि रिपन ने ये कह दिया कि भाई जो भारतीय जज हैं वो भी जो मुकदमा अंग्रेजों का होगा भारतीय जज भी सुन सकते हैं। तो ये एल्बर्ट बिल विवाद था, हालांकि बाद में बहुत भारी विरोध के नाते रद्द करना पड़ा। और प्रथम कारखाना अधिनियम आता है 1881 में, रिपन के ही समय में, कि 7 साल के छोटे बच्चों को भाई काम नहीं किया जा सकता, करने के लिए मना किया गया और घंटों को 11 घंटे किए गए, 11 घंटे दिन में काम कर सकते हैं 24 घंटों में, इस तरीके से। और शिक्षा में सुधार के लिए 1882 में ही हंटर कमीशन की स्थापना होती है जो प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देता है। और नियमित जनगणना शुरुआत करते हैं रिपन 1881 में, इसलिए रिपन काफी फेमस थे और इनको माना जाता है कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता भी थे। हालांकि 1881 में जो नियमित जनगणना हुई थी, लेकिन ये पहली जनगणना कब होती है तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में होती है प्रथम जनगणना, भारतीय जनगणना। और रिपन और नियमित जनगणना की बात करेंगे तो 1881 में होती है। अब इस पे बात करें 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन और राज्य सचिव लॉर्ड सेलिसबरी
के बीच गोपनीय गठजोड़ का अन्य उदाहरण है। तो बिल्कुल ये ठीक है, दोनों लोगों ने ही ये सारी चीजें की थी। लिटन ने स्वीकार किया कि यह उपाय नाम मात्र का विधायी है, वस्तुतः कार्यपालिका कृत्य था। तो बिल्कुल ठीक है, कार्यपालिका ने ही इसको बनाया किया था। जबकि विधायी परिषद में बहस के दौरान अधिकांश यूरोपीय अनाधिकारी सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया था। तो क्या ऐसा किया था? नहीं भाई, विरोध किया होता तो क्यों होता ये पूर्ण रूप से समर्थित था। ठीक है, और समर्थित था। विधायी परिषद में विधेयक पारित होने के बाद गवर्नर जनरल ने अपनी सहमति लंबा समय लगा नहीं भाई, कुछ घंटों में ही उन्होंने लागू कर दिए थे, लंबा समय की कोई जरूरत नहीं थी। ये भी गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हाइड्रा बताते हुए लिटन ने इसे एक अकस्मात झटके द्वारा एक्ट के माध्यम से समाप्त करने का इरादा किया कि भाई वो इतना डर गए थे कि लिटन ने भारतीय प्रेस की तुलना एक दैत्य से की, एक हाइड्रा से, दैत्य से की, और वह इसे अचानक खत्म करना चाहते थे कि सबको हटाओ साले। इस तरीके से हो गया। तो ये ठीक है। तो ए बी ई हमारा ऑप्शन सही है, तो ये ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा आज का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने फॉरेन नोटिसेस ऑफ साउथ इंडिया नाम से पुस्तक लिखी? दोस्तों, साउथ इंडिया की जब भी बात आएगी तो हमारे दिमाग में एक तो इतिहासकार अवश्य आ जाने चाहिए, के एन शास्त्री, यानी नीलकंठ शास्त्री इनका पूरा नाम है, नीलकंठ शास्त्री, नीलकंठ शास्त्री। ठीक है, तो ये लिखे थे इन्होंने, इनकी बुक है फॉरेन नोटिसेस ऑफ साउथ इंडिया। इसके अलावा अगर बात करेंगे, हाँ, ये जो बुक है इसमें दोस्तों ये दक्षिण भारत के इतिहास में जो संबंधित यात्री थे, जैसे यूनानी, चीनी, अरबी, तो इन सब के जो वृत्तांत हैं, वृत्तांतों को संकलन किया गया और संपादन किया गया। तो ये सारा संकलन संपादन इसमें है। और नीलकंठ शास्त्री काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनकी एक दो बुक और देख लेते हैं। द चोलाज, ये कई बार पूछे जा रहे हैं नीलकंठ शास्त्री, क्योंकि साउथ इंडियन हिस्ट्री अब धीरे धीरे ज्यादा पूछी जाती है और आर्ट एंड कल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं सब, क्योंकि अब पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है वो कम होती जा रही। दूसरी बुक है दोस्तों हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये भी नीलकंठ शास्त्री की बुक है। इसके अलावा एक बुक और देख सकते हैं, उसका नाम है एज ऑफ द नंदाज, एज ऑफ द नंदाज एंड, यानी नंद और मौर्याज, नंदाज और मौर्याज। ये जो साउथ इंडिया की बुक है, तो इसका पूरा नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया। इसके आगे लिखा है फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू फॉल ऑफ द विजयनगर अंपायर। ये दक्षिण भारत के अगर समग्र इतिहास के समझने की बात हो तो सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया बाय नीलकंठ शास्त्री। इसमें 3 लोग और आ रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि टीवी महालिंगम, जब टीवी महालिंगम की कभी भी बात होगी तो आपको इनसे विजयनगर साम्राज्य और प्रशासन के बारे में आसानी से जान सकते हैं, और सामाजिक जीवन के बारे में, यानी ये जुड़े हैं विजयनगर साम्राज्य से। कौन जुड़ा है? टीवी महालिंगम। इनकी एक बुक है साउथ इंडियन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ अंडर विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य नहीं होगा, विजयनगर केवल होगा। आर कॉल्डवेल, अगर इनकी बात करें तो द्रविड़ भाषा विज्ञान के जनक हैं, द्रविड़ भाषा विज्ञान के जनक हैं। कौन है? आर कॉल्डवेल। उन्होंने ही सबसे पहले यह सिद्ध किया था कि द्रविड़ भारतीय भाषाएं जो हैं वो संस्कृत से अलग एक स्वतंत्र परिवार हैं। वो कौन है? आर कॉल्डवेल। वहीं के पिल्लई की बात हो रही है, तो ये तमिलनाडु में
ये सामाजिक इतिहास और मंदिरों पर काम किया उन्होंने। और इनकी एक बुक है ए सोशल हिस्ट्री ऑफ द तमिल्स, और दूसरा है द सुचिंद्रम टेम्पल। ये बुक इनकी है के पिल्लई की। इस तरीके से हमारा आज का दोस्तों वीडियो खत्म होता है। 2 वीडियो और बचे हैं, हमारा 100 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ बोर्ड पे पढ़ेंगे, कुछ दिन का गैप रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग नए सेशन पे चलेंगे, नए वीडियो पे चलेंगे, यानी नए पीवाईक्यूज को लाएंगे। संभवतः 2026 के पीवाईक्यूज को हम लोग देखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, लेकिन हाँ, कल सुबह 6 बजे ही कॉम्प्रिहेंशन बचा हुआ है, 10 क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लोग कर लेंगे फटाफट कल परसों। उसके बाद परसों के बाद से कुछ अच्छे और कॉन्सेप्चुअल वीडियो बोर्ड पे पढ़ाते हुए मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, यहाँ तक आए हैं तो।